हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट करने जाने हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है? एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब कि किसी एक सर्किट में जो करंट फ्लो होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसमें टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट हमारा बढ़ेगा। रेजिस्टेंस तो इसमें कांस्टेंट होता ही है। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो हमारा करंट बढ़ेगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। तो इसके बाद ये प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट जुड़ता है आगे इसके, जो है 1/r। तो I इज इक्वल टू 1/r इंटू V हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं, I इज इक्वल टू V/r, और R को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये जो R है ये कांस्टेंट है। तो इट इज इन द ओम्स लॉ R इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस होता है उसको कांस्टेंट लिया जाता है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और ओम्स लॉ में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर वेरी नहीं होता। फिर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, सिंबल इज दिस। मतलब इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके से, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम होता है। चलो फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी एंड रेजिस्टेंस इज 16 ओम। हाउ मच करंट फ्लो इन द सर्किट। तो हमें ये फाइंड करना है इसमें कि एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसकी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट है, और उसमें रेजिस्टेंस लगा है 60 ओम का। तो इसका हम लोगों को करंट फाइंड करना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो हम लोग ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे हम लोग V और R की वैल्यू हमें गिवन है। V इज इक्वल टू 24 वोल्ट एंड R इज इक्वल टू 16 ओम। तो हम लोग V और R की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ओम्स लॉ में। तो V की वैल्यू 24 और I को वैसे रहने देते हैं इंटू R 60। फिर हम लोग I इज इक्वल टू 24/60 लिख सकते हैं, और फिर इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0.4 एम्पियर। जब हम कैंसिल करते हैं तो इतना आएगा। 6 से जब डिवाइड करते हैं पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 10, और इसके बाद ये करेंगे तो 0.4। तो I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए 24 बैटरी सप्लाई 6 एम्पियर इन ए सर्किट। एक 24 वोल्ट की बैटरी है जो कि एक सर्किट में 24 वोल्ट की बैटरी 6 एम्पियर की करंट फ्लो करवाती है। तो अगर इस बैटरी को हम लोग 60 वोल्ट कर देते हैं तो वह कितना एम्पियर की करंट सप्लाई देगी। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो ओम्स लॉ से हम लोग पहले इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस होगा V इज इक्वल टू IR
तो हमें बी और आई की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। बी इज इक्वल टू 24 गिवन है वोल्ट और ए इज इक्वल टू मतलब आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तो V24 इज इक्वल टू 6 इंटू आर। तो हम लोग R इज इक्वल टू लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। R इज इक्वल टू 4 ऐसे लिख सकते हैं, 24/6 डिवाइड कर देंगे तो R इज इक्वल टू 4 ओम, और यहाँ से हमारा रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम। फिर उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ से अब जब 60 वोल्ट की बैटरी लगेगी तो यहाँ पे हमें आई निकालना रहेगा। तो फिर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई है और पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। तो यहाँ से हम लोग आई फाइंड कर सकते हैं। आई इज इक्वल टू 60/4, आई इक्वल टू आई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और आई इक्वल टू 60/4। तो ये एक 15 एम्पियर की करंट तो फ्लो होगी। आई इक्वल टू 15 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब रेजिस्टेंस, तो हम लोग पहले रेजिस्टेंस क्या होता है ये देखते हैं। तो रेजिस्टेंस द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच इज अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जैसे कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि जब हम लोग चलते हैं किसी रोड पे तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगता है, मतलब हमें फ्रिक्शन फोर्स हमारे जिस तरफ हम चलते हैं उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो उसी तरह ये रेजिस्टेंस है, जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसको यह अपोज करता है, इसका करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो इसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। एक कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसका अपोज करता है, जितना अपोज करेगा उतना उसका रेजिस्टेंस होगा वही। और इट्स यूनिट इज ओम, मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। जो वायर का रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे अब। तो पहला जो है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज एज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज। जब वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो हम लोग यहाँ से ऐसे बोल सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब कि जब लेंथ बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। फिर दूसरा जो इफेक्ट करता है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे इफेक्ट करता है देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज एज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर डिक्रीज। जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करेगा तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे ये वायर है, वायर का जो मेटालिक पार्ट होता है, वायर का जो मेटालिक पार्ट, ये जो इसकी थिकनेस होती है, यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ना कि डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है टेम्परेचर। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को। तो टेम्परेचर, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज एज टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीज। ये यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है, मेटालिक कंडक्टर की। जब
मेटालिक कंडक्टर क्या होता है, जैसे कि जो मेटल का हो, जैसे कॉपर वायर होता है वो मेटालिक है, एल्युमिनियम वायर मेटालिक है। तो मेटालिक कंडक्टर की बात हो रही है। जब मेटालिक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोगों का रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ फॉर मेटालिक कंडक्टर, ये मेटालिक कंडक्टर, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। द रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग डिफरेंट रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाई रो। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि हमारा मटेरियल कैसा है। मीनिंग दैट द रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड होता है हमारे नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। जैसे कि एफ मतलब आयरन का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है एल्युमिनियम से, और एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है कॉपर से, और कॉपर का ज़्यादा होता है गोल्ड से, गोल्ड का ज़्यादा होता है सिल्वर से रेजिस्टिविटी। तो जब हम लोग इन सभी उसको कंबाइन करते हैं, इफ़ वी कंबाइन ऑल द फैक्टर, जब हम लोग सब फैक्टर को कंबाइन करते हैं तो देख आर ऐसे लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, क्योंकि ए आर जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से हम लोग जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट जुड़ता है, जो कांस्टेंट होता है वो रो, क्योंकि रो यहाँ पे कांस्टेंट होता है क्योंकि एक मटेरियल का जो सेम मटेरियल में रेजिस्टिविटी सेम होती है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ इस इक्वेशन में टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया गया है। ये जब टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये इक्वेशन नहीं उस पर फॉलो होगा। रो इज कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक मटेरियल, जैसे कि ये 1 मीटर, एक इतना बड़ा छोटा सा एक पीस एल्युमिनियम का वायर है, एक इससे बड़ा है एल्युमिनियम का वायर, और क्रॉस सेक्शन एरिया भी ज़्यादा है इसका। तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, बट रेजिस्टेंस नहीं सेम होगा, रेजिस्टिविटी सेम होगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी हम लोग आगे बढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की हमेशा सेम होती है। जैसे ये एल्युमिनियम का एक है और सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन का एक कॉपर का वायर है, सेम जिसका लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन का है, लेकिन उसका रेजिस्टिविटी चेंज है क्योंकि ये अलग अलग मटेरियल का है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो डिफाइन रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस हैविंग लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। एक वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो उसके रेजिस्टिविटी के इक्वल होगा। जो इसका इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जो इसका रेजिस्टेंस होगा उसी के इक्वल होगा उसकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस हैविंग लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर हैज बीन डबल्ड। जो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, हैज बीन डबल द लेंथ बाय स्ट्रेचिंग।
एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको स्ट्रेच करके डबल, उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाता है। ये वायर था जिसका रेजिस्टेंस R था, इस वायर को खींच के बड़ा कर दिया जा रहा है, मतलब खींच के स्ट्रेच करके। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, तो उसका रेशियो बताना है कि नए रेजिस्टेंस का, न्यू रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले, R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो अब जब हम लोग इस लेंथ को डबल कर दे रहे हैं, L डैश को हम लोग कर दे रहे हैं, L डैश को 2L कर दे रहे हैं, खींच के डबल कर रहे हैं। जब खींच के डबल करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे कम होगा, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम हम लोगों को पता है, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट सेम होता है। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एच की जगह पे एल रखेंगे हम लोग। तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर हम लोग का एरिया होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। तो जब हमारा ए क्या, ए यहाँ पे गिवन है, और लेंथ को जब हम लोग डबल एल डैश को, अब हम लोग का इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, मतलब वॉल्यूम है, और इस वायर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो दोनों का वॉल्यूम हम लोग सेम कर देते हैं। तो इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ एल डैश है, और जिसका हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश है। तो ए डैश इज इक्वल टू एल, ये दोनों है। और यहाँ से लेंथ को हम लोग डबल एल डैश क्या है, 2L है। तो इसको 2L लिख के एल डैश इज इक्वल टू ए एल 2L। तो यहाँ से हम लोग एल डैश इज इक्वल टू ए बाई 2 कर सकते हैं, क्योंकि एल एल कैंसिल हो जाएगा। तो एल ए डैश जो होगा ए बाई 2 होगा। तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 2। तो आर डैश हम लोग निकाल सकते हैं। आर डैश क्या होगा, आर डैश इज इक्वल टू रो, क्योंकि रो तो सेम होगा क्योंकि सेम मटेरियल है, और सेम मटेरियल में रेजिस्टिविटी सेम होती है। तो रो, फिर इसके बाद एल डैश और ए, यहाँ पे हम लोग एल डैश और ए डैश की वैल्यू पुट करते हैं। तो रो एल डैश की वैल्यू क्या है, 2L, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश की वैल्यू है ए बाई 2। तो यहाँ से हम लोग ये ए बाई 2 क्या लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू रो 4L बाई ए। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू 4 टाइम रो L बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 रो L बाई ए, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो L बाई ए। इस इक्वेशन से रो L बाई ए को हम लोग R लिख सकते हैं। तो यहाँ से R डैश इज इक्वल टू 4R, R डैश इज इक्वल टू 4R। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, R को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो R डैश अपान R इज इक्वल टू 4/1। तो रेशियो जो होगा R डैश रेशियो R जो होगा वो होगा 4:1। तो हमें नए रेजिस्टेंस का और पुराने रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करना था, जो फाइंड हो गया है, ये रेशियो होगा। फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर इज हाफ, देन फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। मान लेते हैं एक वायर है, ये एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए और लेंथ है L और
रेजिस्टेंस है R, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो L बाई ए, इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जब हम क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर देते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा कर देते हैं, ये ए है तो इसको हम a बाई 2 कर देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को a बाई 2 कर देते हैं, तो वायर पतला हो जाएगा। कुछ इसको ऐसे मान लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया को a बाई 2 कर दिए, लेंथ तो l तो सेम ही रहेगा क्योंकि l पे कुछ बोला नहीं करने को, और जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो r डैश हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो रहेगा a बाई 2 हो जाएगा या फिर a डैश। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, r डैश इज इक्वल टू रो, क्योंकि मटेरियल सेम रहेगा तो रो हमारा सेम ही रहेगा, और फिर उसके बाद l लेंथ सेम ही है, और हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो गया तो a बाई 2, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 रो L A, और R डैश इज इक्वल टू 2 टाइम रो L बाई ए, तो रो L बाई ए क्या है, रो L बाई ए R है, तो यहाँ से R डैश इज इक्वल टू 2 टाइम R। तो यहाँ पे फाइंड करने क्या बोला है, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। जब इसको हाफ कर देंगे तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R डैश जो न्यू रेजिस्टेंस है ये हमारा 2 टाइम हो जाएगा ओल्ड वाले रेजिस्टेंस से, तो 2 टाइम बढ़ जाएगा। और ये हमारा एक क्वेश्चन और है, इसको आप सॉल्व करिएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ वायर इज हाफ्ड व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, मतलब जब हम लोगों के जो क्रॉस सेक्शन एरिया का रेडियस है उसको हम लोग हाफ कर रहे हैं तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये नहीं डाउट होगा, नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं, आप नए हैं ही तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और नए वीडियो को अपडेट पाने के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।